वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में कहा है कि यूनाइटेड नेशंस की करारदादों पर अमल दरामद ना होने से मशरिक़ वस्ता ख़तरात से दो चार है। इसराइल की जो गज़ा पर जारहियत है उसकी उन्होंने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और कहा कि इसराइल को अपनी जारहियत बढ़ाने की खुली छुट्टी मिली हुई है। आलमी बरादरी को पायदार अमन और दो रियासती हल के लिए किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमारा मुतालबा है कि फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो और अक़वाम मुत्तहिदा फौरी तौर पर फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन भी तस्लीम करे। अपने खिताब में वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि मसला कश्मीर भी सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। ये तय हुआ था कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा। हमारा मुतालबा है कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। मकबूजा कश्मीर में भारत के हाथों इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बदस्तूर जारी हैं और भारतीय जबर के बावजूद कश्मीरी बुरहान वानी के नज़रिए को आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि भारत कश्मीर में गैर मकामी लोगों को आबाद कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। यूएन जनरल असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मौसर पॉलिसियों के बदौलत पाकिस्तान की मैशत भी अब बेहतरी की तरफ है और गामजन है और मुआशी आशारिये बेहतर और महंगाई में कमी हुई है और बहरानी सूरत हाल में मैशत संभाली। मौसमियाती तब्दीलियाँ आलमी सतह पर एक अहम चैलेंज हैं। 2 साल पहले तबाहकुन सैलाब से पाकिस्तान में $30 अरब का नुकसान हुआ था। आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने भी कहा कि 100 से ज़्यादा तरक्की पजीर मुल्क कर्जों के चुंगल में है और आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को खिताब करना था। इस मौके पर पाकिस्तानी वफ़द ने एहतजाजन इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर का वॉकआउट भी जो है वो उससे कर गए और असम्बली से बाहर चले गए। वज़ीर आज़म के यूएन असम्बली का जो खिताब था और जो चीज़ें जिन पर वज़ीर आज़म ने जो है वो बात की है और इसके अलावा हुकूमत को एक आइनी तरमीम का मामला है जो ऐसा लग रहा है कि वो अब अगले हफ्ते में जो है वो उस पर कुछ डेवलपमेंट होने वाली है। इन मामलों पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बेहतर कियानी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। बिलाल कियानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलाल कियानी साहब, सबसे पहले तो ये जो वज़ीर आज़म का खिताब और जिन अमूर पर उन्होंने बात की, ये जो खिताब है और जो अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा में हमने देखा है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। मैंने जी वज़ीर आज़म साहब की तकरीर सुनी और बहुत ही जामे कॉम्प्रहेंसिव एक एड्रेस था जिसमें आपने देखा कि उन्होंने पैलेस्टाइन के फ़लस्तीन के इशू को भी सबसे पहले उठाया, कश्मीर के इशू को उठाया, उन्होंने क्लाइमेट चेंज की बात की और जो जिस तरह की मुश्किलात का सामना पाकिस्तान को इस हवाले से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है और किस तरह हमने उनको ओवरकम किया और किस तरह ग्लोबल कम्युनिटी नीड्स टू डू मोर इन दिस रिगार्ड। उन्होंने SDGs का जिक्र किया और हमारी जो अभी IMF प्रोग्राम की कंक्लूजन हुई है और जो ओवरऑल मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है उसके बारे में बात की। तो बहुत मुख्तसर टाइम में काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव, काफ़ी कंसाइस और टू द पॉइंट उन्होंने एक तकरीर की जी। और ख़ास तौर पे फ़िलिस्तीन के हवाले से आपने देखा कि उन्होंने सिस्टमैटिक स्लॉटर का जिक्र किया कि किस तरह दीज आर द वर्ड्स ही यूज्ड और उन्होंने ये भी कहा कि द ब्लड इज़ ऑल्सो ऑन द हैंड्स हु आर कंप्लिसिट इन दिस। साथ ही साथ आपने देखा कि उन्होंने पैलेस्टाइन की एक सॉवरेन स्टेट का मुतालबा किया कि अलग एक स्टेट होनी चाहिए और वो भी pre-1969 बॉर्डर्स पे। उन्होंने साथ ही साथ फ़िलिस्तीन के फुल UN मेंबरशिप का भी मुतालबा किया और उन्होंने इसके अलावा कंडेम भी किया ना सिर्फ उन सारे हज़ारों अमवात को 40,000 से ज़ायद कत्ल या शहादतें जो फ़िलिस्तीनियों की हुई हैं, बल्कि जो रिसेंटली लेबनान में भी जो 500 से ज़ायद लोग जिनका कत्लेआम हुआ है। तो फ़िलिस्तीन के हवाले से फिर उन्होंने आपने देखा कश्मीर के हवाले से उन्होंने इंडियन एग्रेशन का मुँह तोड़ जवाब देने की बात की। उन्होंने बुरहान वानी की मिसाल दी, उन्होंने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की बात की। उन्होंने मुतालबा किया कि 2019 में जो एक लीगल एक्शन किया था इंडिया ने कश्मीर के हवाले से कि उसका रिवर्सल होना चाहिए। तो बहुत कैटेगोरिक, बहुत ही आई थिंक टू द पॉइंट और बहुत ही मौसर अंदाज में वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का मुकदमा इन दो अहम इशूज़ और बाकी और इशूज़ पे पेश किया जो मैंने आपसे जिनका जिक्र मैंने आपसे पहले किया। अच्छा, लेकिन इसमें बिलाल कियानी साहब भारत के हवाले से उन्होंने क्योंकि बात की और जो है वो एक तासुर ये भी है कि मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत होती है तो ये ताल्लुकात जो है वो बेहतरी की तरफ भी जो है वो जाते हैं, लेकिन आज वज़ीर आज़म की जो टोन थी वो इस हवाले से
बड़ी सख्त थी। तो क्या हुकूमत किस तरह से देखती है? क्या अभी भी हुकूमत को लगता है कि भारत के हवाले से या भारत के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जा सकता है किसी तरह? जी देखिए वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा, जिस जो कि मैंने अभी आपको सारी बातें बताई, कश्मीर के हवाले से तो ये देखिए एक उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह स्टांस लेना बनता है। और उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कोई एग्रेशन करेंगे, मगर उन्होंने ये कहा कि इंडिया की जो एक परसिस्टेंट हमने वॉर डॉक्ट्राइन देखी है और बार बार इसके ऊपर कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की बात की है कश्मीर के ऊपर, और उसके इंडिया का बार बार उसको स्पर्न करना या उसको ठुकराना, उन्होंने जिक्र किया कि ये एक वॉर डॉक्ट्राइन और उस माइंडसेट की अक्कासी करता है। तो उन्होंने उस हवाले से कहा कि अगर इंडिया की तरफ से कोई एग्रेशन होता है तो देयर शुड बी नो डाउट कि पाकिस्तान उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। मगर देखिए ओवरऑल तो हमेशा आपने देखा है कि PMLN की हुकूमत, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों एज प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों इन इस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, हमने हमेशा कहा है कि कोई एग्रेशन होगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब होगा, जो पाकिस्तान ने हमेशा दिया है। मगर हम ओवरऑल यकीनन चाहते हैं कि ओवरऑल इस खत्ते में अमन भी हो, और हम फॉर द पीपल्स ऑफ ऑल दीज कंट्रीज, इन सारे ममालिक की, हमारे जो इस खत्ते में जो आवाम है उनकी बामी बेहतरी के लिए हम जो भी काम कर सकते हैं वो करना चाहिए। मगर ये भी नहीं हो सकता कि हमारी सॉवरेंटी को और कश्मीरियों के हमारी सॉवरेंटी अटैक हो और कश्मीरियों के साथ जुल्म हो और हम उसको वन साइडेड उसको बर्दाश्त करें। वो वहाँ पे भी यकीनन हमें एक स्ट्रॉन्ग स्टांस रखना होगा। मगर ओवरऑल ताली दो हाथों से ही बचती है, और जब तक इंडिया अपनी ये चीज़ें दुरुस्त नहीं करता तो यकीनन हमें अपना इन चीज़ों पे तो जी बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं जरा वो आईनी तरमीम वाला मामला है, मैं चाहता हूँ जरा उस पर आपसे बात हो जाए। इशारे मिल रहे हैं कि अगले हफ्ते हुकूमत ये आईनी तरमीम लेकर आ रही है, तो क्या वो तैयारी पूरी हो गई है? नंबर गेम, मुशावरत, जो कंसल्टेंसी और जो हुकूमत चाहती थी इस आईनी तरमीम के हवाले से काम किए जाने, तो हो गए हैं वो सब? जी रहमान साहब, मेरे इल्म में तो इतना है जी कि मुशावरत जारी है, और यकीनन आई थिंक हर जमात का जो इसमें इन्वॉल्व है इस डिस्कशन में, हर किसी की यकीनन इन मौज़ूआत के जिनके ऊपर डिस्कशन जारी है आईनी तरमीम के लिए, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हों, चाहे वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जिसमें पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन है, दीगर मौज़ूआत पे हर जमात का अपना मौक़िफ़ है, और वो एक गुफ्तगू और एक मशावरत जारी है। और मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर जमातों का तो यही कोशिश है कि जितना जल्दी इन पर इत्तफाक हो सके बेहतर है। बट नेचुरली ये बड़े पेचीदा और सीरियस मामलात हैं, आइन में तरमीम कोई छोटा मामला नहीं है, तो इसमें जितनी भी इसके लिए कंसल्टेशन दरकार है वो होगी, जब तक कि 2/3 अक्सरियत की हद तक कौमी असम्बली और सेनेट में एक इत्तफाक ना हो जाए, जो इटसेल्फ बाय डेफिनेशन एक ब्रॉड कंसेंसस है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है जी, आई थिंक सब हमारी भी कोशिश है, दीगर जमातों की कोशिश है कि जितना जल्द प्रिंसिपल्स पर भी इत्तफाक और नीचे तफसीलात पर भी इत्तफाक हो सके हो जाए जी इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। दो मामलात हैं जो आने वाले हफ्ते में अहम हो जाएंगे। एक तो 63A का जो मामला है वो नज़रसानी की जो अपील है वो अब समाअत के लिए मुकर्रर होगी, और मखसूस नशस्तों वाला मामला जिस पर इलेक्शन कमीशन एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। ये दोनों मामलात आईनी तरमीम से जुड़े हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं? क्या जो है वो हुकूमत जो है वो समझती है इन मामलात पर आगे होना चाहिए? जी देखिए उसके बात तो आइन और कानून की है जी। देखिए दोनों मामलात को मैं बड़ा ब्रीफली अलग-अलग ट्रीट कर लेते हैं जी। सबसे पहले 63A, मेरे नज़दीक तो जी 63A की जो सुप्रीम कोर्ट की इनिशियली जजमेंट थी वो एक क्लासिक केस है ऑफ री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। 63A डील करता है ऐसे केस से जहाँ पे कोई मेंबर, आइन कहता है कि अगर कोई मेंबर चंद मामलात में पार्टी लाइन से हट के वोट करता है तो उस पर डिफेक्शन इन्वोक होगी और उसके नतीजे में वो डी-सीट हो सकता है। तो आइन बड़ा वाज़ेह है कि वो वोट कर सकता है, अगर वो वोट करता है तो उसकी पेनल्टी क्या होगी, और वो है डी-सीटिंग। तो वायलेशन भी डिफाइंड है, उसकी पेनल्टी भी डिफाइंड है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने एक इजाफी पेनल्टी आयद की है जो मुतरादिफ है आइन की उस शिक के अंदर मजीद एडिशन करने का कि आपका वोट भी नहीं गिना जाएगा। हालांकि अगर ऐसा होता तो आइन के फ्रेमर्स या 63A के फ्रेमर्स लिख देते कि ही और शी कैन नॉट वोट, मगर इधर अल्फाज ही ऐसे थे कि अगर आप वोट करते हैं तो ये होगा। तो बहरहाल अब इसकी रिव्यू पिटिशन भी काफ़ी अरसे से पेंडिंग है, और बेहतर तो यही होगा जी मेरे नज़दीक ये जो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुई है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, ये
इस रिव्यू पिटिशन में ही करेक्ट हो जाए जी। ठीक है। और जहां तक बात है देखिए मखसूस रिजर्व सीट्स के केस की, देखिए रिजर्व सीट्स के केस के अंदर एक तो हम बिल्कुल समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मौजूदा मेजॉरिटी ऑर्डर है वो इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जजमेंट्स कैन बी रॉन्ग, और हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उन्होंने रिव्यू पिटिशंस भी दायर की हुई है जो उनका आईनी हक है। मगर साथ ही साथ इन एडिशन टू दिस जजमेंट, अगर हम ये एक जजमेंट इन फील्ड है, मगर इन एडिशन टू दिस आपने देखा है कि कौमी असेंबली के स्पीकर का एक लेटर भी है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गया, जिसमें इलेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट का जिक्र हुआ और उसके ओवर राइडिंग इफेक्ट का जिक्र हुआ। तो इलेक्शन कमीशन ने भी इन सब चीज़ों का जायजा लेके ही फैसला करना है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, फिर एक इलेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट है जिसका एक पोटेंशियली या हमारे नजदीक एक ओवर राइडिंग इफेक्ट है, तो उन्होंने मौजूदा आइन और कानून को देख के ही फैसला करना है। और आपने देखा है कि उसी हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू भी कर लिया जी। लेकिन तवक्कुआत क्या है और क्या हुकूमत किसी ऐसी मुमकिना सूरत हाल के लिए तैयार है अगर ये कोई एडवर्स डिसीजन आ जाता है? एक्चुअली देखिए जी, फैसले तो जब आते हैं हम उम्मीद करते हैं कि फैसले आइन और कानून के मुताबिक हों, मगर जब नहीं है हमें समझता है हमें अगर लगता है कि वो नहीं है, और ये भी किसी पिटिशनर का या हुकूमत का हक होता है, तो हम रिव्यू पिटिशन दायर करते हैं। तो देखिए यही हमने यहाँ पे किया हुआ है, और हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जजमेंट्स देखी विच आर इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एक बाउंड्री है, एक जिम्मेदारी और एक इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के पास टू इंटरप्रेट द लॉ बट नॉट टू री राइट द लॉ। एंड हम उम्मीद करते हैं कि जो भी फैसला आएगा वो इस चीज को मद्देनजर रख के आएगा जी। और मौलाना फजलुर रहमान से को बात हुई है, उन्होंने एक इशारा दिया कि शायद वो तैयार हो जाए, लेकिन फिर दूसरी तरफ उनके कुछ लोग कह रहे हैं कि हम हिमायत नहीं करेंगे, तो उनसे बात हो रही है अभी? जी देखिए, कोशिश तो यही है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को, मेन पॉलिटिकल एक्टर्स को जो जिनकी पार्लियामान में प्रेजेंस है, कि उनको कायल किया जाए। और उनसे हट के भी आपने देखा कि और अदर स्टेक होल्डर से भी एक मशावरत जारी है। आपने देखा कि आज़म तारड़ साहब ने, लॉ मिनिस्टर ने, सुप्रीम कोर्ट बार से भी एड्रेस किया। तो जितना भी कंसेंसस हो सकता हो इन प्रिंसिपल एंड ऑल्सो ऑन द डिटेल, उतना बेहतर है, और इस हवाले से ये एक एफर्ट जारी रहेगी जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि मौलाना साहब को भी और दीगर सियासी जमातों को, उनको हम कायल कर सकेंगे। जितना ज़्यादा कंसेंसस होगा उतना बेहतर होगा। और जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि ये तो वैसे भी आईनी तरमीम सिर्फ तब ही मुमकिन होती है जब 2/3 एक सच कौमी असम्बली में अलहदा और सेनेट में अलहदा आपके पास मौजूद हो। तो हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि एक ऐसे आईनी पैकेज के ऊपर जिससे हमारे निज़ाम में बेहतरी आएगी, खासतौर पर जुडिशल निज़ाम में बेहतरी आएगी, उसके ऊपर इस तरह का ब्रॉड कंसेंसस जल्द अचीव करें। सबकी कोशिशें इसी के लिए जी इंशाल्लाह। राइट, बहुत शुक्रिया। बिलाल अजहर कैनी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।